अमृत कालखंड में कुपवाड़ा के युवाओं के लिए मल्टीपर्पज इंडोर फैसिलिटी लोकार्पण करते हुए आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसे मूर्त रूप देने में समर्पित भाव से कार्य करने वाले अधिकारियों, इंजीनियरों, स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की भी मैं सराहना करता हूं और आज ये सुविधा यहाँ के खिलाड़ियों को समर्पित कर रहा हूँ। यह अत्याधुनिक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम स्पोर्ट्स हॉल कुपवाड़ा के स्पोर्ट्स प्रेमियों की लंबे समय से एक पेंडिंग डिमांड थी, जो अब निश्चित रूप से पूरा होगी। अगर आप गौर करेंगे तो लंबे अरसे बाद स्पोर्ट्स की विभिन्न विधाओं में नई उड़ान के अवसर भी मिलेंगे। नौजवानों को, बच्चों को सुचारू रूप से इंडोर गेम्स इसके कारण आयोजित किए जा सकेंगे, जिससे यहाँ गांव-गांव में मौजूद प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर को दिखाने का एक सशक्त प्लेटफॉर्म मिलेगा। कुपवाड़ा का योगदान यहाँ के लोकतंत्र में भी बहुत ही सराहनीय है। जब भी जिस प्रकार का भी चुनाव हुआ है, कुपवाड़ा के लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सेदारी ली है। यहाँ के राष्ट्र निर्माण में भी कुपवाड़ा के भाइयों, बहनों और बच्चों का सदैव योगदान रहा है। लंबे इंतजार के बाद इस सीमावर्ती इलाके के हौसलों को अलग अलग सेक्टर्स में नई रफ्तार भी मिली है। दो पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा। वतन की सरजमी से इसको उल्फत हम भी रखते हैं, वतन की सरजमी से इसको उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती जो रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं। जमाने को हिला देने के दावे बांधने वालों, जमाने को हिला देने के दावे बांधने वालों, जमाने को हिला देने की ताकत हम भी रखते हैं, हम भी रखते हैं। इसी ताकत और संकल्प के साथ स्पोर्ट्स सेक्टर में भी आज जम्मू कश्मीर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम के अलावा यहाँ के विकास से संबंधित 7 परियोजनाओं का भी लोकार्पण हुआ है आपके सम्मुख। मैं जिला प्रशासन, यहाँ के डीडीसी चेयरपर्सन, सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को भी उसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत जिस तरह की फंडिंग हुई, उसके कारण आज 16 इंडोर स्पोर्ट्स हॉल जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को और युवाओं को समर्पित किए जा चुके हैं। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेहतरीन नहीं हुआ है, बल्कि कोशिश हुई है कि अनवरत होनहार खिलाड़ियों की मेंटरिंग और हैंड होल्डिंग लगातार की जा सके। 5 अतिरिक्त इंडोर स्पोर्ट्स हॉल अभी आने वाले दिनों में कंप्लीट होने वाले हैं, जो खिलाड़ियों के सामर्थ्य को प्रमोट करने के प्रशासन के संकल्पों को पूरा करें। एक बात मैं बताना जरूरी समझता हूं कि स्पोर्ट्स का जो बजट हमारा है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उससे भी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स बजट। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र, मुंबई को सब जानते हैं कि वो आर्थिक राजधानी है देश की। महाराष्ट्र का जो बजट है स्पोर्ट्स और एजुकेशन मिला करके, अगर उसकी तुलना भी हम करेंगे तो आबादी के अनुपात में जम्मू कश्मीर का बजट महाराष्ट्र से भी ज़्यादा है। अभी बताया गया कि 4 करोड़ की लागत से ये इंडोर स्टेडियम पूरा हुआ है। मल्टीपर्पज हॉल के अलावा अन्य आवश्यक सुविधाएं, वॉशिंग रूम, डाइनिंग हॉल, चेंज रूम, मैनेजर रूम, फिजियो रूम, पार्किंग इत्यादि की भी व्यवस्था इसमें की गई। स्पोर्ट्स की ये सभी सुविधाएं आज मैं
यहाँ के नौजवानों को समर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ उनका पुरुषार्थ, उनका संकल्प, उनकी शक्ति, उनका जुनून और स्पोर्ट्स की डिसिप्लिन में उनका सामर्थ्य जम्मू कश्मीर के खेल के मैदानों में भी अग्रणी बनाएगा। मैं मानता हूं कि यह मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल हंदवाड़ा के आसपास के नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। अनेक वर्षों से जिन नौजवानों ने अपने सपने संजोकर रखे थे, अब उन्हें साकार करने का समय आ गया है। अभी सेक्रेटरी साहब जब बता रहे थे, सरमद हफीज साहब, पिछले 3-4 वर्षों में जम्मू कश्मीर के समावेशी विकास पर काफ़ी गौर किया गया है और उसके कारण एक नए प्रकार का आत्मविश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 60 लाख लोगों ने खेल के विभिन्न विधाओं में भाग लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाएं अब हमारे खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही हैं। पैरा आर्चरी की वर्ल्ड चैंपियनशिप में यूनियन टेरिटरी के एथलीट राकेश और सरिता ने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीते हैं, जिससे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। इस साल मई में मास्को में हुई वुशु प्रतियोगिता में भानु प्रताप, अभिषेक जामवाल तथा जिया ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। आज राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर को पावर हाउस ऑफ स्पोर्ट्स लोग कहने लगे। हमारे अनेक खिलाड़ी तमाम चुनौतियों का मुकाबला करते हुए छोटे छोटे गांवों से अपने संघर्ष और कड़ी मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। खेल के मैदानों में जम्मू कश्मीर का परचम अब फिर से लहराने लगा है। लंबे समय से स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत नियुक्तियां नहीं हो रही थी। एक स्पोर्ट्स हाई कोर्ट का एक आदेश था, स्थगन आदेश था, जिसके कारण ढेर सारे लोग जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन्हें सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिल रही थी। 3 दिन पहले वो फाइल क्लियर हो गई है। 15 अगस्त के पहले जो चिन्हित हमारे 200 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं, इन सबको सरकारी नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। अगर आप देखेंगे 3-4 साल पहले सालाना पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में 3 लाख 4 लाख यही हुआ करता था। अब लगभग 25 गुना 30 गुना वृद्धि हुई है और निश्चित रूप से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल का जो डेडिकेशन है हमारे बच्चों को निखारने के लिए, इनका जो संकल्प है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी के विकास के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन सभी होनहार खिलाड़ियों को सुविधाओं का लाभ उठाने का समुचित अवसर मिले। अनेक कार्यक्रम, माई यूथ माई प्राइड, हर दिन खेल, हर एक के लिए खेल, नशा मुक्त अभियान, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऐसे अनेक जन अभियान पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, यूटी लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बच्चे और नौजवान अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर पा रहे हैं। उन्हें वो तमाम सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की जा रही है जो पहले उन्हें नहीं मिली थी। जम्मू तथा श्रीनगर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन फेंसिंग तथा रोविंग स्थापित किए गए। सभी 20 जिलों में 79 स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर्स पूरी तरह से आज फंक्शनल हो गए हैं और जो बाकी बचे हैं वो भी जल्द फंक्शनल कर दिए जाएंगे। प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में खेल की एक नई संस्कृति विकसित हुई। खेलो इंडिया तथा फिट इंडिया अभियान के द्वारा दूर दराज के गाँव में स्पोर्ट्स के प्रति एक नया रुझान पैदा हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष में 2022-23 में जम्मू कश्मीर ने 18 नेशनल लेवल चैंपियनशिप और एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट की मेजबानी का गौरव हासिल किया। ये सामान्य उपलब्धि नहीं, मैं इसे युवा चेतना के पुनर्जागरण के रूप में देखता हूँ और एक एस्पिरेशनल सोसाइटी का भी ये रिफ्लेक्शन है। लंबे अंतराल के बाद नौजवानों में जो स्पिरिट थी उन्हें अपना मुकाम हासिल करने का अवसर मिल रहा है।
G20 की मीटिंग के दौरान इस स्पिरिट का अनुभव हमने नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं, बल्कि दुनिया के 27 देशों के आए हुए मेहमानों ने भी किया। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के नौजवान और यहाँ की आवाम के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ करके विश्व के सामने बदलते जम्मू कश्मीर का स्वरूप रखा था, आज उसका परिणाम है कि कई देशों ने अपनी एडवाइजरी वापस करने का मन बना लिया है। आप सबको मालूम है कि पिछले वर्ष 1,87,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए थे, जो अनप्रेसिडेंटेड था। और इस वर्ष जुलाई तक 7 महीने में 1,27,00,000 टूरिस्ट आ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल 2.25 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आएंगे। अब लोगों की उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर भी दुनिया में हो रहे बदलाव के बीच आशा का एक नया केंद्र बनकर उभरे। गुलमर्ग में इस वर्ष जब तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था, तब देश में ही नहीं, देश के बाहर भी इसकी चर्चा थी। शांति, स्थिरता ने जम्मू कश्मीर में एक नई गतिशीलता पैदा की और ऐसे आयोजन अब आम होने लगे हैं जिनके बारे में पहले सोचा नहीं जा सकता था। मेरा ये मानना है कि यह गतिशीलता आम नागरिकों के प्रयासों का ही परिणाम है और मैं एक बार बार कहता हूँ कि बिना अमन चैन के समाज में गति नहीं आ सकती है। 3 दशक से ज़्यादा समय तक जम्मू कश्मीर ने आतंकवाद और अलगाववाद से होने वाले बर्बादी को और उसके मंजर को बड़े करीब से देखा है। चंद लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट इंजीनियर करके उसे अपने मुनाफे का हथियार बनाया और आम आदमी को तकलीफों में धकेलने का काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, सड़कों पर हिंसा, बंद, हड़ताल ये चंद लोगों के लिए एक व्यवसाय बन गया था और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान समाज के गरीब आदमी को होता था, कॉमन मैन को होता था। अब समय बदल रहा है, सड़कों पर शांति है और मैं कहना चाहता हूँ कि शांति से ही समृद्धि पैदा होती है। दुनिया के किसी इलाके में जहाँ विकास हुआ है वहाँ शांति उसकी अपरिहार्य और अनिवार्य शर्त है। अब समाज के हर एक व्यक्ति में आकांक्षा जगी है, विकास, शांति और सौहार्द यही एक मूल मंत्र है जिससे जम्मू कश्मीर आगे जा सकता है और इसी से हर एक परिवार के जीवन को बेहतर बनाने का अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है। बड़े से बड़े इच्छित लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। श्रीनगर के डाउनटाउन में भी देर रात तक अब खेलों का आयोजन हो रहा है और ये इस बात का प्रमाण है कि अमन और भाईचारे से समाज को बेहतरी का नया रास्ता मिल सकता है। इंडोर और आउटडोर गेम्स में पिछले 3 सालों में ये सुनिश्चित किया गया है कि फैसिलिटी, मेंटरिंग और ट्रेनिंग के जरिए हमारे नौजवानों ने भी जल और थल पर अपनी श्रेष्ठता हासिल की है। पिछले 1 साल में राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों 262 गोल्ड, 228 सिल्वर मेडल और 304 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके उन्होंने केवल अपना नाम रोशन नहीं किया है बल्कि जम्मू कश्मीर को भी पूरी दुनिया में प्रतिष्ठापित किया है। यह मेडल आधुनिक जम्मू कश्मीर की पहचान है और अमृत काल में हमारे नौजवानों ने खेल के मैदान में जो जौहर दिखाया है वो अन्य सेक्टर्स को भी प्रेरणा देगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स की बुनियादी सुविधाओं में किसी भी क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं होगा। मैं जानता हूँ जम्मू कश्मीर के अनेक इलाकों में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चियाँ हैं जो आर्थिक रूप से उतनी संपन्न नहीं हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन उनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए हर प्रकार की संभव मदद उन्हें उपलब्ध कराएगा। आर्थिक अभाव को उनके हुनर को निखरने में रुकावट कतई नहीं बनने दिया जाएगा। मैं सभी खिलाड़ियों और नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समान रूप से ये सुविधा सभी वर्ग तक पहुँचे, ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। अमृतकाल में जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक का विकास की यात्रा में सहयोग ही वैभवशाली भविष्य की एकमात्र गारंटी है। हमने जीवन के हर एक क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हो इसके प्रयत्न शुरू किए हैं। नौजवान बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, रोजगार हो
और गाँव में हमारी बहनों की क्षमता और उनके लिए नए सामर्थ्य के रूप में परिवर्तित करने का भी शिद्दत से प्रयत्न किया जा रहा है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सड़क हो, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये कोशिश की जा रही है कि एक बेहतर जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी आगे बढ़े। आज पहले की तुलना में हमारी रफ्तार 10 गुनी हो गई। मैं 7 अगस्त 2020 को आया था, उसके पहले वित्तीय वर्ष में 9,229 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए थे यूटी कैपेक्स और 67,000 रुपये खर्च किए थे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में 92,500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लोगों ने पूरा किया है। इसमें चुने हुए प्रतिनिधियों का भी बड़ा योगदान है, प्रशासन के हमारे साथियों का भी बड़ा योगदान है। आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के काम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के विकास में हर प्रकार का अपना सहयोग देते हैं। अभी डीडीसी के चेयरपर्सन साहब बोल रहे थे, हार्टिकल्चर की बात वो कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान पिछले वर्ष देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर के हमारे जो दोनों कृषि विश्वविद्यालय हैं, इसकास्ट कश्मीर और इसकास्ट जम्मू, उनके कुलपति, उनके प्रोफेसर, एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के हमारे सभी अधिकारियों ने मिलकर के जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बनाया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात आपके बीच कहना चाहता हूँ कि देश के किसी भी राज्य से बेहतर प्लान हमने बनाया है। और एग्रीकल्चर और राइट सेक्टर का जो बजट है, उस बजट के अलावा 5,013 करोड़ रुपए, माने हर साल 1,002 करोड़ रुपया ज़्यादा हम इसके लिए खर्च कर रहे हैं। 29 इंटरवेंशंस इस अपेक्स कमेटी ने प्रपोज किया है और 29 इंटरवेंशंस ऐसे हैं जिसके कारण मैं मानता हूं कि आज की तारीख में जो हमारा योगदान है एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर का, उसमें हार्टिकल्चर भी है, डेयरी भी है, फिशरी भी है, सेरिकल्चर भी है, सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 5 साल पूरा होने के बाद, जिसमें ऑलरेडी 6 महीने निकल गए, हमारा जो जीडीपी को योगदान है वो कम से कम 2.5 गुना बढ़ने वाला है, 2.5 गुना बढ़ने वाला है। मैं 2-3 बातों का केवल जिक्र करना चाहूँगा। फॉडर की कमी है, कुपवाड़ा में मिल्क प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। फॉडर की कमी से हम जूझ रहे हैं। 40% फॉडर ही जम्मू कश्मीर में पैदा होता है। उसमें हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकेंगे? 1,100 करोड़ रुपए का मीट हम हर साल इम्पोर्ट करते हैं, कैसे हम उसमें आत्मनिर्भर बन सकेंगे? इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। ये सच है कि देश में जो सेब की पैदावार है 2/3, 2/3 जम्मू कश्मीर में ही पैदा होता है, लेकिन हमारी क्षमता है उससे 2.5 गुना 3 गुना सेब हम पैदा कर सकते हैं। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अभी तक हाई डेंसिटी प्लांटेशन केवल सेब के लिए ही अनुमति थी, अब 12 और हार्टिकल्चर प्रोड्यूस को हाई डेंसिटी प्लांटेशन की अनुमति सरकार ने दी है। मैं एक छोटी घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। अभी कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा पूरे वैली के अंदर सरसों, मस्टर्ड की फसल किसानों ने खूब लगाई और एक मित्र मेरे आए थे बाहर से, उन्होंने कहा कि साहब ये तो येलो रेवोल्यूशन दिखाई पड़ रहा है हमें कश्मीर। मैं आपको केवल बताना चाहता हूँ करीब 30% एरिया जहाँ कल्टीवेशन नहीं होता था वहाँ हमने इस बार कल्टीवेशन किया है। जो किसान केवल एक पैदावार, एक फसल पैदा करते थे पैडी की, धान की, वो सरसों भी पैदा की है। कई लोगों को लगता है कि सरसों पैदा होने से क्या मिलेगा। कुछ लोग समझते होंगे कि खाने के तेल, एडिबल ऑयल की कमी हमारी दूर हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके 3 लाभ होंगे। एक तो खाने का तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं उस कमी को हम पूरा करेंगे। दूसरा, आप सब जानते हैं सरसों में लगभग 37-38% ही ऑयल निकलता है, बाकी ऑयल केक बनता है, वो हमारे फॉडर की कमी पूरा करेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है जिस पर आप गौर करिए कि सरसों के कारण मधुमक्खियाँ 1 महीने पहले वैली में आ गई हैं। जो हनी और बी कीपिंग का काम करते हैं ऐसे तमाम लोगों को बड़ी भारी मात्रा में लाभ मिलने वाला है। तो ये 29 प्रोजेक्ट हैं। मैं यकीनी तौर पर ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के ट्रांसफॉर्मेशन में इसका सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है। आप सब जानते हैं कि 13 लाख किसान परिवार हैं, लगभग 68-69% अप्रॉक्सीमेटली 70% लोग एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं।
उसमें 2,62,000 परिवार ऐसे हैं जो मार्जिनल फार्मर हैं, उनकी आय कैसे बढ़े इसकी हर प्रकार से कोशिश इन योजनाओं में हमने की है। 6 लाख से ज़्यादा हमारी बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और मैं जानता हूँ अनेक ऐसी बहनें हैं जिन्होंने आज देश में नहीं बल्कि दुनिया के बाजार में उनके प्रोडक्ट जा रहे हैं। नौजवानों को रोजगार मिले इसकी भी शिद्दतपूर्वक कोशिश की गई। ये सच है कि पहले से ही यहाँ सरकारी नौकरियाँ ज़्यादा हैं। 5 लाख लोग लगभग सरकारी नौकरी में हैं। 1,35,00,000 हमारी आबादी है। अगर मैं तुलना करूँ बिहार से तो बिहार में हमसे केवल 12,000 ज़्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। पहले से ही ढेर सारे लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, लेकिन जो सरकारी विभागों में पदरिक्त हैं उन पर भी भर्ती हो ये कोशिश किए कर रहे हैं। अभी तक 30,000 लोगों को पिछले 3 वर्षों में नौकरी दी गई। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि बिना योग्यता के किसी को नौकरी नहीं मिल सकती। वो जमाना समाप्त हो गया जब सिफारिश के आधार पर किसी को नौकरी मिलती थी। मैंने एक ऐसे बच्चों से मिला, एक बच्ची जिसका बाप ठेले पर सब्जी बेचता था, जो KS अफसर बना है। ये एक नया दौर शुरू हुआ है। योग्यता के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में शिकायत मिली थी कुछ गड़बड़ी की। प्राइमरी जांच के बाद जब लगा कि नहीं गड़बड़ी हुई है तो CBI को जांच सुपुर्द कर दी गई। जो लोग जिम्मेदार थे उनमें से अधिकांश गिरफ्तार कर लिए गए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ सितंबर माह से फिर भर्तियाँ शुरू होंगी। जो भी 23,000 पदरिक्त हैं उन्हें इस वर्ष निश्चित रूप से भर दिया जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि केवल सरकारी नौकरी से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। बड़ी चर्चा होती है, कई लोग भाषण करते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई। मैं उनको बताना चाहता हूँ 4 बैक टू विलेज कार्यक्रम और 2 माई टाउन माई प्राइड के कार्यक्रम यहाँ हो चुके हैं। आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पिछला जो बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड 2 हुआ था उसमें जो बाकी काम थे, एक महत्वपूर्ण काम ये था कि हर पंचायत से 15 यूथ को आइडेंटिफाई करना है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो खुद करना चाहता है। आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तक का ऋण किसी भी नौजवान को, किसी भी बच्ची को बिना किसी कोलैटरल के, बिना किसी गारंटी के मिल सकता है। ये व्यवस्था हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड 2 जब समाप्त हुआ था, 1 महीने के अंदर एक दिन में 75,000 नौजवानों, उसमें बच्चे भी थे, बच्चियां भी थीं, 939 करोड़ रुपए की इमदाद बैंकों द्वारा दिलाई गई। वे केवल स्वरोजगार नहीं पाए बल्कि कई ऐसे हैं जिनके यहाँ 2 लोग 4 लोग और नौकरी कर रहे हैं। मिशन यूथ नाम का एक डिपार्टमेंट ही अलग से बनाया था और उसके पीछे यही उद्देश्य था कि नौजवानों को कैसे अधिक से अधिक इंगेज किया जा सके, उन्हें कैसे रोजगार से जोड़ा जा सके, चाहे वो मुमकिन हो, राइज टुगेदर हो, परवाज हो, अनेक कार्यक्रम उसके द्वारा हम चला रहे हैं। एक बात और मुझे कहनी है कि जो हमारा एक्सपोर्ट था, खासतौर से हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया था, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट 530 करोड़ से बढ़कर 1176 करोड़ पहुंच गया है। बड़े छोटे इंटरवेंशन हमने किए हैं। ये जो कालीन आपके सामने दिख रही है, ये हैंडमेड कालीन है। देश के दूसरे हिस्से में जो कालीन बनती है वो मशीन मेड है। QR कोड और GI टैगिंग के कारण चाहे हमारी कालीन हो, पश्मीना हो और ऐसे पुराने आर्ट जो लुप्त हो रहे थे, आप सबको मालूम है कि ऐसे आर्टों को पुनर्जीवित करने, ऐसे हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के विशेष रूप से जो हमारी विरासत रही उसको फिर से कोशिश हुई है। और पहली बार एक्सपोर्ट उस सिलसिले में भी दिल्ली से पहली खेप देश के दूसरे हिस्से में गई है। उस दृष्टि से भी हम कर रहे हैं कि नौजवान को रोजगार मिले, हमारी बहनें विकास की नई गाथा लिख सकें। हम जो सोचते हैं मैं समझता हूँ कि वही हमारे व्यक्तित्व में दिखना चाहिए। अगर हमारी सोच सही है तो सफलता के शिखर छूने से में कोई नहीं रुक सकता है। जम्मू कश्मीर अब अपनी डिक्शनरी से असंभव शब्द निकाल चुका है। हमारे लिए एक ही यात्रा है और वो है विकास की यात्रा, शांति की यात्रा, समृद्धि की यात्रा। जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्राथमिकता में हर एक नागरिक के सपने और संकल्प शामिल। मैं आपसे कहना चाहता हूँ
कि आपके सपनों के लिए प्रशासन पूरी शिद्दत से काम करेगा। अभी डीडीसी चेयरमैन साहब ने कई बातें उठाई। पिछली बार इनके साथ जब डीडीसी के तमाम मेंबरान आए थे उस समय भी उन लोगों ने चर्चा की थी। मैं उसमें ख़ास तौर से जिक्र करना चाहता हूँ 3-4 बातों का। रेलवे लाइन, आप सबको मालूम है कि इंडियन रेलवेज ने, भारत सरकार के रेल मंत्री जी ने इस लाइन के निर्माण के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता है उसके आदेश कर दिए और रेलवे उसकी डीपीआर बना रही है। स्वीकृति जब होगी तो निश्चित रूप से आपको मालूम होगा, एक जो सड़क है लोलाब से बांदीपुरा, निर्देश दे दिए गए हैं और मैं आपको भरोसा देता हूं कि जल्द ही इस सड़क की स्वीकृति जरूर करा दी जाएगी। हाईवे मेडिकल कॉलेज, मैंने पिछली बार भी कहा था कि मेडिकल कॉलेज के पूरा होने में पैसे की कोई कमी आड़े नहीं आएगी। प्रिंसिपल साहब यहाँ हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ जितना भी धन लगेगा उसे समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। हाईवे, ढेर सारी बातें कहीं, सब पर राय देना मुझे लगता है उचित नहीं है, क्योंकि उस परंपरा में थोड़ा मैं यकीन नहीं करता हूँ कि घोषणाएं कर दी जाएं और उसके बाद भी वो काम न हो। अभी पिछले मंगलवार को मैं चरारे शरीफ गया था, वहाँ लोगों से बातचीत कर रहा था तो एक सज्जन कहे उठे और उन्होंने कहा साहब 30 साल पहले, किसी का नाम लिया उन्होंने और कहा कि यह आए थे, इन्होंने ये घोषणा की थी, अभी तक पूरी नहीं हुई। मैंने कहा कि भाई कोई ऐसी घोषणा मैं नहीं करने जा रहा, घोषणा में विश्वास नहीं है। जो बातें आपने रखी हैं, मैंने कुछ के बारे में जिक्र किया, कुछ की घोषणा करने से वो काम नहीं होते, क्योंकि ये प्रथा ठीक नहीं है। जब तक उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल न हो जाए, उसके पैसे का इंतज़ाम न हो जाए, तब तक घोषणाओं से काम नहीं होता। मैं आपको इस बात का भरोसा देता हूँ कि जो आपकी वाजिब समस्याएं हैं, जो आपकी वाजिब ज़रूरतें हैं, निश्चित रूप से उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन 2-3 बातों का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। मैं जिक्र कर रहा था स्ट्रीट वायलेंस का, मैं जिक्र कर रहा था बंद कॉल्स का, और मैं जिक्र कर रहा था अंधेरा होते ही लोग घर की ओर जाते थे। ये स्थितियाँ बदली हैं, इसमें आपका बड़ा योगदान है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ लोग अभी भी इस कोशिश में हैं कि इस स्थिति को बदला जाए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने बार बार दोहराया और आज फिर दोहरा रहा हूँ। एक नीति बड़ी स्पष्ट है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। जो गुनाह करेगा उसे बचाने की कोशिश जो करेगा, मैं समझता हूँ गलत करेगा। अगर किसी भी बेगुनाह के साथ कोई गलत काम हो रहा है, निश्चित रूप से आप बताइए, मैं आपको पूरी तरह जिम्मेदारी से आश्वस्त करता हूँ किसी बेगुनाह के साथ पुलिस या फोर्सेस कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन गुनाह करेगा तो जो भारत का कानून है वो निश्चित रूप से उस पर लागू किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि मिल्क प्रोडक्शन आपका लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में लगभग 2.25 लाख लीटर मिल्क प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जो किसान दूध उत्पादन कर रहे हैं उन्हें उचित लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए मिल्क प्रोसेसिंग 5 लाख लीटर पर डे हो, ये कोशिश है और ये लक्ष्य हम आने वाले 2 साल में प्राप्त करेंगे। केवल मिल्क प्रोसेसिंग बढ़े ऐसा नहीं, वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है, इस पर भी उस प्रोजेक्ट में इंतज़ाम किया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का डेटा मैंने अभी डीसी साहिबा से मांगा, उन्होंने कहा कि 2850 लोगों को 82 करोड़ रुपए इस जिले में पिछले साल दिए गए। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हमारे ध्यान में नहीं आती। मैं मोटे तौर पर जो विषय मेरे सामने लाए गए थे मैंने आपके सम्मुख रखा है, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपका सहयोग बड़ा आवश्यक है। और यकीन मानिए, आज से 25 साल बाद जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तो जम्मू कश्मीर की भूमिका क्या होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हम उस देश को पीछे छोड़ करके जिसके हम गुलाम थे, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आने वाले 27-28 तक हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। उसमें जम्मू कश्मीर का क्या योगदान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गर्व से कह सकें कि विकसित भारत में विकसित जम्मू कश्मीर का भी योगदान किसी दूसरे राज्य से कम नहीं है। मुझे लगता है इसका संकल्प हम सबको मिल करके लेने की आवश्यकता है। मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ, आज फिर दोहराना चाहता हूँ
कि आपकी वाजिब कोई समस्या हो, हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हुए। जो भी मिलना चाहे, जो भी कुछ कहना चाहे, निश्चित रूप से उसकी बात सुनी जाएगी। लेकिन रसूखदार लोगों की बात सुनने में मेरा थोड़ा विश्वास कम रहता है। जिन लोगों ने यहाँ दुर्दशा पैदा की, अब गरीबों को ज़मीन दी जा रही है तो भी पेट में दर्द हो रहा है, और कहा जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है कि बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,99,500 घर अभी भारत सरकार ने दिए थे। उसमें 2,711 ऐसे लोग थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। उनमें से कई लोग मुझे मिले, जम्मू में मिले, श्रीनगर में मिले। उन्होंने कहा, साहब मेरा नाम है लिस्ट में, लेकिन मेरे पास ज़मीन ही नहीं। हमने फैसला किया कि ऐसे लोग जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में है, उनके पास ज़मीन नहीं है, निश्चित रूप से सरकार उन्हें ज़मीन देगी। ये कानून बना दिया गया है और 2,711 लोगों को 5 मरला ज़मीन दे दी गई। वो ज़माना बदल गया है कि जब ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग भी सरकारी संपत्ति, सरकारी संसाधन और सरकारी ज़मीनों का सदुपयोग कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि किसी भी सरकार या किसी भी प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है कि गरीब आदमी की बेहतरी के लिए वो नीति बनाए। अभी जो आदिवासी समाज के लोग हैं, ट्राइबल हैं और अनुसूचित वर्ग लोग, इनको 1,48,000 आवास और मिलने जा रहे हैं। इसमें अधिकांशतः 1,70,000, मैं गलत बोल, 1,70,000, उसमें 1,46,000 आवास, क्योंकि ट्राइबल्स की आबादी यहाँ ज़्यादा है, उनको मिलेंगे। और उसमें ख़ास तौर से बकरवाल कम्युनिटी के और कुछ और कम्युनिटी के लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। अभी जो सरकारी सूची है उसमें 8,176 लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। और मैं आज फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, उनको भी जम्मू कश्मीर प्रशासन 5 मरला ज़मीन देगा ताकि उनके घर का सपना भी साकार हो सके। ये मैं आज फिर से दोहराना चाहता। कुछ लोग हैं जिनको हर काम में ये समझ में आता है, लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर के जो सेफगार्ड्स हिमालयन स्टेट्स के बाकी राज्यों को हैं, चाहे वो हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड, वो सेफगार्ड जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई आदमी 1 इंच ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता है। हाँ, इंडस्ट्री लगे, ये हम चाहते हैं। आज़ादी के बाद से लेकर 2021 तक लगभग 13-14 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में आया था। रोजगार कैसे मिलेगा? अब इंडस्ट्री आ रही है। 80,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास हैं। आज 27,000 करोड़ के काम जमीन पर हो रहे हैं, बाकी काम भी मूर्त रूप लें, इसकी हर कोशिश की जा रही है। और मैं आपको यकीनी तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगले वर्ष तक ये 70,000 करोड़ के काम जमीन पर होते हुए दिखेंगे और कम से कम 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। टूरिस्ट आ रहा है, टूरिज्म बढ़ना चाहिए, लेकिन कैसे बढ़ेगा? होटल के रेट जो कमरे 8,000 के थे वो 30,000 में मिल रहे हैं। क्या इससे हम टूरिज्म बढ़ा सकते हैं? मुझे लगता है इसके लिए आवश्यक है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर देश के बाहर के लोगों को हम लाना चाहते हैं कश्मीर में, तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें डेवलप करना होगा। उसके निमित्त भी कई निर्णय किए गए हैं और मैं समझता हूं कि जो भी निर्णय किया गया है वो जम्मू कश्मीर के आम आदमी के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। आज के अवसर पर मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। कुपवाड़ा आने का कार्यक्रम मेरा ड्यू है, सितंबर में आऊँगा और रुकूंगा भी रात को, ताकि आप सब लोगों से भेंट हो सके। मैं पिछली बार भी मैं कहा था। और अंत में आपको ये भरोसा देते हुए कि आपके सपनों के लिए प्रशासन दिन रात मेहनत करेगा। और अंत में 2 पंक्तियाँ कह के अपनी बात खत्म करूँगा कि आज के दौर में जीने की अगर जिद है तुम्हें, आज के दौर में जीने की अगर जिद है तुम्हें, जिंदगी के नए आदाब बनाने होंगे। सिर्फ इस शर्त पे बख्शी गई नींद मुझको, सिर्फ इस शर्त पे बख्शी गई नींद मुझको, जागती आंखों में कुछ ख्वाब सजाने होंगे, जागती आंखों में कुछ ख्वाब सजाने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।